नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग अपने अपने घरों में होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी आपके सामने देख रहा है। बायोलॉजी इतना सारा हमने लिख के रखा है ना। ये हमारे ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ना मैंने स्पेशल मेहनत करी है ना। जो मैं आप लोगों को बोर्ड पे लिखाता था ना, वो आज मैंने ऐसे लिख दिया है। तो आप लोग इसको ना पूरा ढंग से देखिएगा, ठीक है। और जो ऑनलाइन हमको देखते हैं तो उनके लिए तो पहले से ऐसा ही है, ठीक है। देखो आज से हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया कि बायोलॉजी, देखिए मैंने हेडिंग डाल रखी है बायोलॉजी, और हमने बताया जीव विज्ञान एकदम शुरू से। बहुत से बच्चों की मेरे मांग थी कि भैया बायोलॉजी पढ़ाएं, बायोलॉजी पढ़ाएं, बायोलॉजी पढ़ाएं, लेकिन समय नहीं मिल पाया तो नहीं पढ़ा पाए। लेकिन अब जो है हम लोग एकदम शुरू से करेंगे और एक एक बारीकी वाली जितनी भी परीक्षाओं संबंधित क्वेश्चन जो होंगे ना, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपकी आज ना केवल बायोलॉजी के बारे में जानकारी वाली क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ जो एक आध क्वेश्चन जो आपसे अक्सर पूछ लेता है उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन देखो एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि संजय सर की जो वीडियोज़ आ रही हैं, आप ना उनको पूरा वीडियोज़ को पूरा देखा करिए, ठीक है। और ये वीडियोज़ जो आपकी मेरी आ रही हैं इनको भी पूरा देखिए, क्योंकि देखिए अगर वीडियो को आप स्किप कर करके देखेंगे या थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको। कोई भी चीज़ शुरू से लेकर अगर अंत तक देखेंगे तो आपको बेहतर वहाँ से नॉलेज मिलने वाला है ना। तो वीडियो को पूरा देखें, ये मेरी सलाह है आप लोगों के लिए, है ना। और आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, मानते हैं सलाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले ये बता देता हूँ। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द जो है अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने एक ये हेडिंग रखी है यहाँ पर, जीवन की उत्पत्ति, है ना। जीवन की, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुई है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित जो जीवन की उत्पत्ति संबंधित परिकल्पनाएं जो हैं वैज्ञानिकों के द्वारा जो है की गई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं कह लो, या विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनकी जनक और शाखाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर पूछ लेता है। जैसे इधर हमने शाखा लिखा है, उधर जनक लिखा है ना। तो ये शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने इंपॉर्टेंट वाली सभी शाखाओं को लिख लिया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और बाकी अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द से एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, हम लोग क्या पढ़ते हैं, विज्ञान। एक शब्द आपके सामने आता है विज्ञान, साइंस, है ना। साइंस क्या है, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि साइंस क्या है, साइंस जो है ये है क्या। तो कई बार जो है ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही अनसुलझा सा हो जाता है कि साइंस के अंतर्गत हम किसको पढ़ें, किसको ना पढ़ें, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि विज्ञान वह है जिन चीज़ों को आप सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, चाहे वो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हों चाहे दिखाई ना पड़ रही हों। अर्थात इसको अगर हम सरल शब्दों में कहें तो हमारे मूर्त और अमूर्त विचारों के चिंतन को, है ना, जो आप मूर्त या अमूर्त रूप से विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वही सब क्या है, विज्ञान होता है, ठीक है। अब ये विज्ञान शब्द जो है रियल में कहा किसके लिए गया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ये विज्ञान शब्द जो है इसका रियल नेम जो है प्राकृतिक विज्ञान है। कौन सी विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान। इसका संबंध प्राकृतिक विज्ञान से, या हम ये कह लें कि प्राकृतिक विज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें कि प्राकृतिक विज्ञान अगर विज्ञान है तो फिर विज्ञान क्या है, तो विज्ञान वही मैंने बताया आपको, हमारे मूर्त अमूर्त विचारों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कह लें तो जिन चीज़ों को हम सोच सकते हैं, या जिन चीज़ों के बारे में या तो आप मूर्त रूप से सोच सकते हैं या अमूर्त रूप से सोच सकते हैं, वो सब क्या है, विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो चलो अगर हम विज्ञान की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ जान लीजिए कि विज्ञान के 3 भाग होते हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, 3 शाखाएं होती हैं। एक तो आपकी होती है भौतिक विज्ञान, कौन सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान। दूसरा होता है रसायन विज्ञान, है ना। और तीसरा कौन सा होता है, जीव विज्ञान,
जीव विज्ञान, और जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग भौतिकी पढ़ेंगे और रसायन विज्ञान भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जीव विज्ञान जो है इसको हम पूरा खत्म करने के बाद ही इनको पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान रखना, विज्ञान के 3 प्रमुख भाग हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, हमने देखा कि जीव विज्ञान विज्ञान की शाखा है ना। विज्ञान के बारे में हमने पढ़ लिया कि विज्ञान क्या होता है। तो चलो भाई अब हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। एक शब्द जो है वो है बायोस और दूसरा शब्द जो है यह है लोगोस, है ना। बायोस और लोगोस शब्द से जो है बायोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है। अर्थात बायोस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लाइफ अर्थात जीवन, क्या होता है, जीवन। और लोगोस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थात अध्ययन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, अध्ययन कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। जीव विज्ञान ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ है लाइफ अर्थात जीवन, लोगोस का अर्थ है स्टडी ऑफ अर्थात अध्ययन। तो हमें क्या पता चला, अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि बायोलॉजी क्या है, तो भैया क्या बताओगे आप, देखो जीवन के अध्ययन को, है ना, स्टडी ऑफ ना, जीवन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद में चलो और कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा कि प्रकृति विज्ञान को विज्ञान कहते हैं और विज्ञान के 3 शाखाएं मैंने बताई। इसी तरीके से बायोलॉजी जो आपका है, बायोलॉजी जो है आपका, इसकी भी 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं इसकी, 2 शाखाएं। बायोलॉजी की 2 शाखाएं। पहली जो है ये आपकी जंतु विज्ञान है। कौन सी है, जंतु विज्ञान, जिसको आप क्या कहोगे, जूलॉजी कह लो, है ना। और दूसरी शाखा जो है आपकी ये वनस्पति विज्ञान है। कौन सी, वनस्पति विज्ञान, है ना। वनस्पति विज्ञान को हम क्या कह सकते हैं, बॉटनी कह सकते हैं, है ना। तो बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, एक तो जंतु विज्ञान, दूसरी वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसको देखा जाता है, तो जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा योगदान देने के कारण अरस्तु जो हैं, अरिस्टोटल जिनको कहते हैं, वो इसके जनक कहलाते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा इसमें योगदान देने के कारण जो है बायोलॉजी के जनक कौन, अरस्तु कहलाते हैं। अरस्तु महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जंतु इतिहास। क्या नाम था, जंतु इतिहास नाम था। जंतु इतिहास नामक पुस्तक लिखी और इस जंतु इतिहास नामक पुस्तक में इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में लिखा। 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में इन्होंने बताया, जिसके कारण अरस्तु को, किसको, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता ही नहीं बल्कि जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। किसको, अरस्तु को। क्यों, क्योंकि इन्होंने जंतु इतिहास, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या हो सकता है, अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है, तो जंतु इतिहास नामक पुस्तक जो है अरस्तु ने लिखी है। और इसमें लगभग कितने जंतुओं के बारे में इन्होंने बताया, तो लगभग 500 जंतुओं के बारे में जो है इन्होंने बताया है। किन्होंने, तो अरस्तु ने, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे, इसी कारण इनको इसका जनक कहा जाता है। अब इसके बाद अगर हम वनस्पति विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें, वनस्पति विज्ञान के जनक आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे बॉटनी शब्द की उत्पत्ति भी आपसे पूछ सकता है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है बास्किन। क्या है, बास्किन, है ना। ग्रीक भाषा का एक शब्द है बास्किन और इसका अर्थ होता है चरना। क्या होता है, चरना। बास्किन शब्द का अर्थ होता है चरना और इसी शब्द से जो है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये बात आप याद रखना।
आपसे पूछ लिया जाए बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से, तो बास्किन से। बास्किन का अर्थ क्या होता है, चरना होता है। अब बात आ जाती है कि बॉटनी के जनक या बॉटनी के पिता के रूप में किसको देखा जाता है। जैसे जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, उसी तरीके से वनस्पति विज्ञान में सबसे ज़्यादा योगदान देने के कारण एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस, और इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो चलो भाई इनके जनक का नाम देख लेते हैं। क्या नाम है इनका, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो हैं किसके जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने भी एक अपनी पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांट्स। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांट्स नामक पुस्तक जो है थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी गई, और इसके अंतर्गत इन्होंने लगभग 480 या आप इनके बारे में कह सकते हैं कि 500 पेड़ पौधों के बारे में जो है इन्होंने लिखा। इस पुस्तक में लगभग 480 पेड़ पौधों के बारे में बताया, जिसके कारण जो है वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को जो है कहा जाता है। अब एक बात और आ जाती है, इसको भी जान लेना जरूरी है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, या सबसे पहले इसका प्रयोग जो है जीव विज्ञान शब्द का या बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया। तो 1802 की बात है, और 1802 में दो व्यक्ति थे, एक थे लैमार्क और दूसरे थे ट्रेविरेनस, है ना। इन दो व्यक्तियों ने जो है 1802 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान शब्द का जो है प्रयोग जो है किसने किया, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जो है कब, 1802 में जो है इसका प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम लोग इधर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ शाखाएं दी हैं और उनके जनकों के बारे में दिया गया हुआ, चलो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ जीवाश्मिकी विज्ञान। जीवाश्मिकी विज्ञान के जनक कौन है, तो ये है लियोनार्डो डी विंसी। कौन है, लियोनार्डो डी विंसी किसके जनक हैं, जीवाश्मिकी विज्ञान के। ठीक है, इसके बाद प्रतिरक्षा विज्ञान की बात करें तो एडवर्ड जेनर जो हैं इसके जनक हैं, एडवर्ड जेनर। आनुवांशिकी के जनक के बारे में अगर बात किया जाए तो सब लोग जानते हो, ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, हमने मेंडल अकेले लिखा हुआ है। इसके बाद में आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखिए यहाँ पर आनुवांशिकी है, लेकिन यहाँ पर क्या आधुनिक आनुवांशिकी के जनक पूछा है, तो टी.एच. मॉर्गन है। कौन है, टी.एच. मॉर्गन है। ठीक है, कोशिका विज्ञान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ठीक है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक हैं। कौन है भैया, रॉबर्ट हुक जो है कोशिका विज्ञान के जनक हैं। इसी तरीके से वर्गकी के जनक, तो वर्गकी के जनक भी इंपॉर्टेंट है, लीनियस। देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान रखना, तो सबको नोट कर लेना और सबको रट डालना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। चिकित्सा शास्त्र के जनक, चिकित्सा शास्त्र जो चिकित्सा वगैरह जो हॉस्पिटल वगैरह में जो किया जाता है उसके जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस हैं। ध्यान रखना, कौन है, हिप्पोक्रेटस हैं। हिप्पोक्रेटस किसके, चिकित्सा शास्त्र के जनक। कवक विज्ञान माइकली जो है कवक विज्ञान के जनक हैं। जीवाणु विज्ञान अभी आगे हम लोग सब चीज़ें जो ये जितनी भी चीज़ें दी हैं इनके सबके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, ये केवल आपके लिए इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इतना पढ़ लो, इसके बाद आगे अगले वीडियो जो आएंगे उसमें हम ना बड़ा ढंग से सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। कवक विज्ञान पढ़ेंगे, जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे, इनसे होने वाले रोग आदि के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, आनुवांशिकी भी पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन आगे। ठीक है, ये शाखाएं हैं और ये इनके जनक हैं, तो इनके बारे में केवल पढ़ लो, बाकी आगे देखेंगे। जीवाणु विज्ञान के बारे में अगर पूछा जाए इनके जनक कौन है, तो लीवेनहॉक जो है जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। इसी तरीके सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक जो है कौन है, लुई पाश्चर। जीव विज्ञान के जनक आपको हमने किसको बताया था, अरस्तु, अरिस्टोटल। लेकिन अगर सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात आ जाए तो लुई पाश्चर, है ना। देखो क्या हो गया, लुई हो गया, पाश्चर हो गया, पीछे रह गया। ठीक है, सूक्ष्म में पीछे रह गया, लुई पाश्चर। ठीक है, अब थोड़ा इधर आ जाइए।
जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमने बताया आपको कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कई सारी परिकल्पनाएं जो हैं हमारे वैज्ञानिकों ने दी हैं, कई सारी परिकल्पनाएं। इनमें से देखिए हमने इनको दो भागों में बांट के रखा है, एक प्राचीन परिकल्पनाएं और दूसरा आधुनिक परिकल्पनाएं। प्राचीन परिकल्पनाओं में तीन जो है ये सिद्धांत जो है प्रचलित हैं। पहला है स्वतः जननवाद का सिद्धांत, दूसरा है जीवंत जीवो उत्पत्तिवाद का सिद्धांत और तीसरा है ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। इसी तरीके से आधुनिक परिकल्पनाएं जो है ये चरण में है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस तरीके जो है चरणबद्ध जो है इनकी बात कही गई है। तो चलो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। स्वतः जननवाद, स्वतः जननवाद क्या होता है? स्वतः जननवाद के बारे में अगर बात करें तो अरस्तु महोदय थे। अरस्तु महोदय ने माना है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर, जितने भी जीवन, जो सूक्ष्म जीव, कोई भी जीव की बात कर लो, तो इनके जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो स्वतः हुई है, स्वतः हुई है। और इन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर मान लीजिए कोई तालाब है और उस तालाब में कंकड़ और कचरा पड़ा हुआ है, बालू है, तो उस कंकड़ बालू कचरे से मछलियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। ये अरस्तु महोदय ने माना था। अरस्तु महोदय के बाद में करीब 2000 वर्षों के बाद में एक व्यक्ति और आए, है ना, ये वार्न हेलमेंट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी इस चीज़ को सिद्ध किया कि जो जंतु हैं या जीव हैं या जीवन जो है वो स्वतः उत्पत्ति हुई है उसकी, ये बात इन्होंने कही। इन्होंने क्या बताया कि यदि अगर कोई व्यक्ति की कमीज है और वो पसीने से भीगी हुई है, किससे? पसीने से अगर भीगी हुई है, पसीने से अगर भीगी हुई है कोई कमीज, है ना, तो उस कमीज में अगर गेहूं जो होता है ना आपके पास, गेहूं जो खाया जाता है भाई, गेहूं की बाली होती है, गेहूं की बालियां लगती हैं, और उस बाली को यदि अगर इसके साथ में 21 दिनों तक रख दिया जाए तो इससे चूहे जो होते हैं ना भाई साहब, चूहे के बारे में तो बहुत ढंग से पता होगा आप लोगों को, है ना। तो इन्होंने बताया कि पसीने वाली जो कमीज जो है पसीने से अगर भीग गई, देखिए हमें भी पसीना आ रहा है, ठीक है, तो ये कमीज जो भीगी हुई अगर उसमें गेहूं की बाली को अगर रख दिया जाए तो उससे कौन उत्पन्न हो जाएगा 21 दिनों में? तो चूहा उत्पन्न हो जाता है। 21 दिनों में जो है चूहा उत्पन्न हो जाता है। अगर जीवांत जीवो उत्पत्तिवाद सिद्धांत की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है एक रेडी महोदय आते हैं, जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। रेडी ने बताया कि जीवों का उत्पादन जो हुआ है या जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो निर्जीव वस्तुओं से नहीं हुई है, और इन्होंने बताया कि ये उत्पत्ति जो है सजीव वस्तुओं से ही हुई है ना। क्या बताया कि एक सजीव वस्तु की, एक सेकेंड, सॉरी खांसी हो गई थी, गला खराब है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रेडी की। तो इन्होंने बताया कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो केवल और केवल सजीवों से हुई है, ना कि निर्जीवों से हुई है ना। और इन्होंने एक उपयोग भी करा था। उपयोग क्या करा, इन्होंने 4 टुकड़ों में मांस लिया और उसको उबाल दिया। उबालने के बाद में अलग अलग कंटेनर में भर के रख दिया, एक में कुछ मक्खियाँ वगैरह डाल दिया और 3 जो को जो है ऐसे ही खाली छोड़ दिया, कुछ में और कुछ डाल दिया। इन्होंने क्या देखा, कुछ दिनों के बाद में जिसमें मक्खियाँ थीं उसमें मक्खियों की संख्या बढ़ गई, उसके अलावा और कीड़े वगैरह भी हो गए, है ना। लेकिन बाकी 3 में क्या इन्होंने पाया, जो उबला हुआ रखा था उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे इन्होंने ये सिद्ध किया कि जीवन की उत्पत्ति जो है केवल जीवों के द्वारा ही हो सकती है, इसके अलावा और किसी से नहीं हो सकती, ये बात है। इसके अलावा तीसरा नंबर जो है ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत आता है। कौन सा सिद्धांत? ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वैज्ञानिकों ने माना कि जीवन की उत्पत्ति जो है किसी दूसरे ग्रह से हुई है। इन्होंने माना कि जो जीवन के कण हैं या जीवों के जो कण हैं, जो सूक्ष्मतम कण हैं, वो कण किसी अन्य ग्रह से उल्का पिंडों के साथ में आए हुए हैं। इस प्रकार से बताते हैं कि जो है जो आपकी पृथ्वी है यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि ये 3 जो है सिद्धांत दिए गए, इनके बारे में मैंने बता दिया। आधुनिक अगर विचार, अगर परिकल्पनाओं के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रथम चरण में बताया गया कि जो सूक्ष्म जो है सामान्य कण जो हैं उनकी उत्पत्ति हुई। पहले चरण में सामान्य छोटे कणों की जो है उत्पत्ति हुई, अणुओं की उत्पत्ति हुई। दूसरे में बताया गया, यहाँ पर सामान्य की बात करी गई कि सामान्य कण जो है यहाँ पर अणु उत्पन्न हुए।
सामान्य अणु उत्पन्न हुए। इसके बाद में दूसरे चरण में बताया गया यहाँ पर कि कार्बनिक अणु जो है उत्पन्न हुए। कैसे? कार्बनिक अणु उत्पन्न हुए। तीसरे चरण की बात किया गया तो यहाँ पर बताया गया कि जटिल कण जो हैं वो उत्पत्ति हुए, यानी उनका उत्पन्न हुआ, है ना। तृतीय चरण में जटिल कार्बनिक कण जो है इनकी उत्पत्ति कब हुई? तीसरे चरण में बताई गई। चतुर्थ चरण में बताया गया कि जटिल कार्बनिक कणों के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड बना। ठीक है। इसके बाद पंचम चरण में बताया गया कि यहाँ पर क्या बना? कोशिका बना। क्या बना? कोशिका यहाँ पर बना, कोशिका की संरचना हुई। पंचम चरण में कोशिका की संरचना हुई। इसके आगे आप लोग बहुत ढंग से समझते हैं कि कोशिका के द्वारा ही हमारे शरीर का जो है निर्माण होता है। हमारा शरीर क्या, यहाँ पृथ्वी पर उपस्थित वो सभी सजीव जिनमें जीवन संभव है उन सबका निर्माण जो है सेल से हुआ है। या ये हो सकता है कि कोई जंतु एक कोशिकी हो या कोई बहुकोशिकी हो। इसके बारे में हम लोग कोशिका विज्ञान जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसके अंतर्गत बहुत ही गहन ढंग से जो है ना अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और हाँ, मेरा उन सभी स्टूडेंट से कहना है जो इस वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो भाई साहब थोड़ा पसीना भी देख लो सर का, समझ रहे हो। तो वीडियो को ना यार पूरा देखना, ठीक? नहीं तो कल से वीडियो नहीं डालूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। मेरा गला खराब है, खांसी आ रही है, बट आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, संजय सर मेहनत कर रहे हैं, तो इसका ना परिणाम हमें मिलना चाहिए बेटा। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।